हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2015 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले MSN 1, MSN 2, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और थर्ड ईयर का OBG और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास या आपके पास जितने भी नर्सिंग ग्रुप्स है, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर आपका इंस्टाग्राम का ग्रुप है, तो उसमें इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी नर्सिंग स्टूडेंट तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग में पूछा गया है एबडक्शन। एबडक्शन का मीनिंग आप लोगों को लिखना है। एबडक्शन इज एनी मोशन ऑफ द लिम्ब और अदर बॉडी पार्ट्स दैट पुल्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मिड लाइन होता है वहाँ से जब कोई भी पार्ट दूर जाएगा, यानी कि जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं बैठा हूँ तो मेरा हाथ क्या है, बॉडी का मिड लाइन जो ये होता है मिड लाइन से नज़दीक में है, लेकिन जैसे हम हाथ को ऊपर की ओर लेंगे तो मिड लाइन से दूर जाएगा। तो इस कंडीशन को ही आपका एबडक्शन कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। हाथ जैसे ही बॉडी का मिड लाइन से दूर जाएगा तो उस कंडीशन को कहा जाता है एबडक्शन। जैसे ही हाथ बॉडी के नज़दीक आएगा तो उस कंडीशन को कहेंगे एडक्शन। एडक्शन का मतलब आप लोगों को बस एक ही चीज़ याद रखना है, ऐड होना, यानी कि आपका बॉडी का कोई भी पार्ट जब मिड लाइन की टूवर्ड्स यानी कि मिड लाइन के नज़दीक आता है तो उसे हम लोग कहेंगे ऐड हो रहा है, तो उसे एडक्शन कहेंगे। और जब मिड लाइन, बॉडी का जो मिड लाइन होता है उससे दूर जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एबडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देख लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मीनिंग आप लोगों को इस तरह से लिखना है। साइटोलॉजी इज द मेडिकल एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल्स, यानी कि कोई भी सेल का जब स्टडी किया जाता है तो उसी को आपका साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका दूसरा मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि कोई भी जो सेल होता है उसका जब स्ट्रक्चर या फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट का सेल हो या फिर एनिमल का सेल हो, उसके बारे में जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को ही आपका साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। आप लोगों को शॉर्ट में याद रखना है, सेल का स्टडी करना ही साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल के बारे में स्टडी करना ही साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इंजाइम। तो इंजाइम का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, इंजाइम आर प्रोटीन दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म और द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडीज़, यानी कि इंजाइम क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है और ये क्या करता है, तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके प्रोसेस को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है बहुत सारा ऊपर की ओर, यानी कि बहुत सारा स्पीड को इंक्रीज कर देता है ताकि जल्दी जल्दी हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो जल्दी जल्दी हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंजाइम कहाँ काम आता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग खाना को खाते हैं तो खाना को पहले क्या करते हैं, माउथ में रखते हैं, फिर माउथ में दांतों के थ्रू उसे चिबाते हैं, यानी कि फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। चिबाना मतलब फिजिकली ब्रेक डाउन करना, फिजिकली का मतलब उसका स्ट्रक्चर को छोटा छोटा भागों में डिवाइड कर देना। उसके बाद केमिकली डाइजेस्ट होता है। केमिकली डाइजेस्ट मतलब जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स मिक्स होते हैं फूड के साथ और फूड को फिर से छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करता है, उसका मोनोमर निकलता है। मोनोमर का मतलब होता है लास्ट प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ ग्लूकोज होता है, बहुत बड़ा चेन होता है ग्लूकोज का, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन जब उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, सिंगल सिंगल ग्लूकोज में तोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज कहते हैं, जो लास्ट पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब ग्लूकोज को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है और उसे ही हमारा बॉडी क्या करता है, जब एनर्जी का फॉर्मेशन करता है तो उस टाइम में ग्लूकोज का इस्तेमाल हमारे जो सेल होते हैं बॉडी में वो करते हैं। तो इस तरह एंजाइम हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है सारे केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है आपका एंजाइम। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, हाइपर सेंसिटिविटी इज ए सेट ऑफ अनडिजायरेबल reaction produced by the normal immune system including allergies and autoimmunity, यानी कि
अनडिज़ायरेबल यानी कि जो आप डिज़ायर नहीं करते हैं, डिज़ायर का मतलब आपका इच्छा नहीं है, जो आप नहीं चाहते हैं, आपके इच्छा के खिलाफ जो आपके बॉडी में हो रहा है रिएक्शन, उसी को हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। अब ये किस तरह का रिएक्शन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा भी डस्ट यानी कि जो डस्ट पार्टिकल होता है अगर नोज में चला जाता है तो उसको कंटिन्यूअसली क्या होता है, स्नीजिंग होता है। तो ये एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी है। आपका बॉडी डस्ट से हाइपर सेंसिटाइज हो गया है, इसलिए आपको यानी कि जो भी डस्ट आपके नोज में आता है, आपका बॉडी में जो एंटीबॉडी है उसे क्या समझते हैं, उसे एंटीजन समझते हैं और उसके अगेंस्ट में क्या करना शुरू कर देता है, रिएक्शन यानी कि एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से आपका क्या होता है, स्नीजिंग होता है। तो इस तरह की कंडीशन को ही हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। यानी कि आपका बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सेसिव क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जहाँ एक्टिव नहीं होना चाहिए वहाँ एक्सेसिव एक्टिव हो जाता है, इसलिए आपके बॉडी में अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ब्लड वेजल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। यहाँ पे जो पूछा गया है, पहले इस क्वेश्चन को सही से समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वह ब्लड वेजल्स जो आपके हार्ट से ब्लड को आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है आर्टरीज। यानी कि आपके हार्ट से जितने भी ब्लड वेजल्स ब्लड को कैरी करके बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, उन सारे ब्लड वेजल्स को क्या कहा जाता है, आर्टरीज कहा जाता है। चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा हो या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा हो, इन सारे ब्लड वेजल्स को आपका क्या कहा जाएगा, तो आर्टरीज कहा जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाता है, लेकिन उसका काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना है दूसरे ऑर्गन तक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आर्टरी। अगर आप लोगों को कोई पूछ ले कि आर्टरी और वेन में मेन डिफरेंस क्या है, तो आप लोगों को एक ही चीज़ बताना है, मेन डिफरेंस व्हिच ब्लड वेजल्स कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट दिस ऑल ब्लड वेजल्स कॉल्ड आर्टरीज। और दूसरा आप लोग बता सकते हैं कि व्हिच ब्लड वेजल्स कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स टू द हार्ट दिस ऑल ब्लड वेजल्स कॉल्ड क्या, वेन। यानी कि वेन उन सारे ब्लड वेजल्स को कहेंगे जो ब्लड को आपका हार्ट में लेके आते हैं, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आए या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही क्यों ना लेके आए, उसे वेन ही बोलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका हार्ट में लेके आता है, फिर भी उसे हम लोग वेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ट में लेके आते हैं दूसरे ऑर्गन से। तो ये पॉइंट आप लोगों को मेनली याद रखना है कि इसे आर्टरी और इसे वेन क्यों कहते हैं। तो उसका एक ही जवाब होगा आपका कि जो ब्लड वेजल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है उसे आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लड वेजल्स ब्लड को दूसरे ऑर्गन से हार्ट में लेके आते हैं उसे वेन्स कहते हैं। अब आपको नहीं देखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है हार्ट में, मतलब वेन, ब्लड लेके जा रहा है हार्ट से, मतलब आर्टरी। बस यही बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्पेस नर्व इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व पहला क्रेनियल नर्व होता है, और सेकेंड क्रेनियल नर्व जो होता है उसे आपका ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, और थर्ड क्रेनियल नर्व को आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व कहा जाता है, और जो फोर्थ होता है उसे ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है, और जो फिफ्थ होता है उसे ट्रोकिलियर नर्व कहा जाता है। इस तरह से यानी कि 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व होता है। वो सारे जो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व है, सारे नर्व्स का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्पेस इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है, तो आपका लैरिंग्स को, जो यहाँ पे विजिबल होता है बॉयज़ में, इसलिए इस यानी कि बॉयज़ में मेल में लैरिंग्स को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। जो एडल्ट मेल होता है उसमें लैरिंग्स को एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द मेन आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में मेन आर्टरी कौन सा है, तो आयोटा। अगर आपको मेन आर्टरी पूछे तो भी आयोटा बोलना है, अगर आपको ग्रेटर आर्टरी पूछे तो भी आपको आयोटा ही बोलना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन, टेटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू।
नेक्स्ट पूछा है न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ पे आप लोगों का सवाल बनता होगा कि किडनी का फिर कौन सा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, तो उसके लिए आप लोगों को याद रखना है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है आपका किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका जो पहला वीडियो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का, उसके बाद जो सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो में मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि क्यों इसे हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है द मीडियास्टिनम इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लूरल सैक इन द थोरैक्स। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो मीडियास्टिनम होता है वो क्या होता है आपका दो लंग्स के बीच का स्पेस होता है। पर यहाँ पे कहा है कि टू प्लूरल सैक, यानी कि प्लूरल सैक जो होता है, प्लूरल सैक को क्या कहेंगे हम लोग, प्लूरल स्पेस कहते हैं या प्लूरल कैविटी कहते हैं। और जो दो लंग्स के बीच में स्पेस होता है उसी को कहा जाता है मीडियास्टिनम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द बॉडी पावर टू रेसिस्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि आपका बॉडी का पावर जो होता है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में रेसिस्ट कर सकता है, यानी कि फाइट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही आपका क्या कहा जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है इन्फेक्शन, दूसरा है आपका हाइपर सेंसिटिविटी और तीसरा है आपका इम्यूनिटी। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन उस चीज़ को कहते हैं जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इन्वेड करता है। इन्वेड का मतलब अटैक करना, अटैक का मतलब आपके बॉडी में घुस के आपका बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, आपका बॉडी को ख़त्म करता है, तो उस कंडीशन को इन्फेक्शन कहा जाता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजेन आपका बॉडी में इंटर करता है तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर 1 नंबर नहीं होगा। दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर का मतलब हाई ज़्यादा और सेंसिटिविटी का मतलब रिस्पॉन्स अगेंस्ट क्या, कोई भी पैथोजेन हो, कोई भी डस्ट हो, उसके अगेंस्ट में जब आपका बॉडी एक्सेसिव रिस्पॉन्स करने लगता है तो उस कंडीशन को हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बचा लास्ट में क्या, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हो जाएगा इसका आंसर। इम्यूनिटी क्या होता है, तो इम्यूनिटी होता है आपका बॉडी का पावर, आपका बॉडी का फौज, यानी कि आपके बॉडी में जो फौजी जो मिलिट्री तैनात होता है उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। और इम्यूनिटी का काम क्या होता है आप लोग जानते हैं, हमारे देश में जो फौजी या मिलिट्री तैनात है उसका काम क्या होता है, जैसे ही कोई बाहर से हमारे देश में इन्वेड करता है, अटैक करता है, तो उसे मारने का काम करता है। सेम वही उसी तरह से आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी में क्या होता है, तो एंटीबॉडीज़ होता है। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, कोई भी पैथोजेन आपका बॉडी में इंटर करता है तो उसे मारने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एक्सोन इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, एक्सोलेमा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पहले मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है, तो मेनिंजेस कवरिंग ऑफ ब्रेन होता है, यानी कि ब्रेन को कवर करने वाला एक लेयर होता है जिसे मेनिंजेस कहा जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था मेनिंजेस क्या है। मेनिंजेस क्या होता है, तो कवरिंग ऑफ ब्रेन होता है और मेनिंजेस 3 पतली पतली लेयर से मिलकर बना होता है, जिसे आपका जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसे पिया मैटर कहते हैं, और जो मिडल लेयर होता है उसे एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं, और जो आउटर लेयर होता है उसे ड्यूरा मैटर कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है एक्सोलेमा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द थोरासिक केज कंसिस्ट ऑफ, थोरासिक केज कितने पेयर रिब्स से बना होता है, तो ऑप्शन में पहला दिया हुआ है 12 पेयर, दूसरा है 7 पेयर्स और तीसरा है आपका 11 पेयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पेयर्स, यानी कि 12 जोड़ी जो रिब्स होता है उससे मिलके बना होता है आपका रिब केज। रिब केज क्या होता है, तो जो आपका चेस्ट होता है, चेस्ट में जितने भी पसलियाँ प्रेजेंट होता है, पसली का मतलब आप लोग जानते होंगे, यानी कि हड्डी, जो पतला पतला हड्डी होते हैं उसे पसलियाँ कहा जाता है हिंदी में। तो 12 पेयर्स का मतलब 12 जोड़ी पसलियाँ होता है, और एक मेन हड्डियाँ होता है मिडिल में जिसे क्या कहा जाता है, तो ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है और स्टर्नम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है इंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या सेक्रेट करता है, एंजाइम्स, CSF या फिर हार्मोन्स।
यहाँ पे जो CSF है इसका फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी रिलीज नहीं करता है और ना ही तो आपका इंजाइम्स रिलीज करता है, क्योंकि इंजाइम्स को रिलीज करने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करता है। कौन करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसलिए आप लोगों को आंसर लिखना है 3rd नंबर हार्मोन्स। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2014 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2014 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।